अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। एक तरफ दूसरा राउंड मुज़ाकरात का और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज को ज़बरदस्ती रोके जाने का मामला। चाइना ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। रूस ने कहा है कि हम सालिस नहीं हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर मदद के लिए तैयार हैं। मामलात इस रीजन को लेकर हों, मामलात बैन अवी दुनिया को लेकर हों, इस जंग पर अब सबकी नजरें हैं। ये जंग दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए। तमाम तर दुनिया की ख्वाहिश भी यही है। मगरब एक नए ब्लॉक में तब्दील होता नजर आ रहा है। बरतानिया ने वाजे कर दिया है कि तजारती मामलात में कोई रद्दोबदल हुआ तो देख लेंगे उसको, लेकिन इस जंग का बराह रास्त हिस्सा हम नहीं बनेंगे। इस वक्त दुनिया मुख्तलिफ पॉकेट्स में बट गई है इस जंग को लेकर। इसराइल के लिए नफरत पूरी दुनिया में बढ़ रही है और बार बार पूरी दुनिया के ममालिक इस पर बात कर रहे हैं। इटली की वजीर आजम ने तो खैर बड़ा क्लियर स्टांस लिया। उसके बाद हम फ्रांस के सदर की बात सुन रहे हैं, वो भी जिस तरह से स्टांस ले रहे हैं, इसी तरह मगरब पूरा बट के रह गया। अमेरिका इस जंग को कितना और आगे चला सकता है? क्या वाकई अमेरिका चलाना चाहता है या अमेरिका में सिर्फ कोई एक दो माइंड ऐसे हैं जो ये चलाना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप एक दिन ज़रूर बात करते हैं मुज़ाकरात को लेकर, लेकिन अगले दिन या उसी वक्त थोड़ी देर के बाद उनके ट्वीट, चूंकि वो सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हैं, वो किसी और ज़बान में बात करना शुरू कर देते हैं। ईरानी सदर का ये कहना है कि मुज़ाकरात का मामला जारी रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो थिंक टैंक, जो ब्रेन्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से जंग बंदी मुमकिन नहीं है कि आप वहाँ पर ईरान की सरहदें नाकाबंदी कर दें आबनाए हुर्मज़ में और वहाँ से कोई जहाज़ गुजर रहा हो जो कि कार्गो जहाज़ हो और उसको रोक लिया जाए। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई में दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है? चूँकि पाकिस्तान में इसके हालात बन चुके हैं। हम ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, माहिर आलमी उमूर भी हैं। अली फुरकान साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, माहिर आलमी उमूर भी हैं। सईद रेड साहब माहिर आलमी उमूर है। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। डॉक्टर सज्जाद साहब, क्या खबरें हैं सर, क्या इत्तलात हैं? एक तरफ तो ईरानी जहाज अमेरिका कह रहा है हमारी तहवील में है, दूसरी तरफ अमेरिका से ही आवाज़ें उठ रही हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ईरान भी चाहता है मुज़ाकरात हो, लेकिन हालात कुछ साजगार लग रहे हैं दूसरे राउंड के लिए। बहुत शुक्रिया असरान साहब। डेफिनेटली मुज़ाकरात होने हैं और जेरेड कुश्नर और स्टीव बिटकॉफ जो हैं वो और जेडी वेंस जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और ईरानी वक्त जो है वो भी कल जो है वो पाकिस्तान आ जाएगा और शायद कल किसी भी वक्त जो है ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा खलल पैदा हुआ जब ईरानी तोस्का जो बहरी जहाज है, जो कि 800 मीटर लंबा जहाज है, जो कि चाइना से वापस आ रहा था और उसका हिसार किया गया, उसके इंजन पर जो है वो फायर किए गए, हमला किया गया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी गलती अमेरिका की जानिब से, और वो जो अपनी अना का शिकार होके एक बदमस्त हाथी की तरह एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात, जब भी नेगोशिएशन होती है, मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों फरीक जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। एक तरफ जो है वो धमकाना, धौंस धमकियों का सिलसिला भी जो है वो एक तहजीब के लिए जारी है, जिसका वो भरपूर अंदाज से जवाब भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, हम उनके पुल तबाह कर देंगे, हम उनकी तनसीबात को तबाह कर देंगे। देखिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैं पहले दिन से ही जो है ना, बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और हमारे यहाँ भी एक पर्सनैलिटी है जिनके बारे में ये मुतादिद बार कह चुका हूँ कि ये सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके ये अब भरपूर अंदाज से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो नाकाम साबित होता है। और इस वक्त जो मकबूलियत है डोनाल्ड ट्रंप की, उसका ग्राफ भी 67% जो है वो गिर चुका है। यानी इस वक्त जो यूएस के नौजवान है, जो यूथ हैं, वो 67% जो है वो इनकी पॉलिसियों से नाला है अमरीकी सदर के। और जिस तरह बदलती हुई सूरत हाल का आपने खुद भी जिक्र किया, तो स्पेन ने भी आज वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन में अपना एक मुखालिफ एजेंडा रखेंगे इसराइल को लेकर। तो इसराइल जो है उसकी जो फिरौनियत है, उसकी जो सयूनियत है, उसकी जो नाजीज वाले अटेम्प्ट हैं, जिस तरीके से वो जायनिस्ट जो हैं वो अपने एक नापाक एजेंडे को तकवीत बख्शने के लिए अमेरिका का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के भी अपने मफादात हैं, लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि अगर ये जंग मजीद एस्केलेट होती है तो आप यकीन जाने कि ये अमेरिका बार बार कहता है कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। अमेरिका मुतासिर होगा, यूरोपीय यूनियन इससे मुतासिर होगी, सेंट्रल यूरोप इससे शदीद मुतासिर होगा। रूस जहां एक तरफ बेनिफिशरी है, वहां रूस के भी मसाइल मजीद बढ़ेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि P5 जो रुकन ममालिक हैं, और चीन की वजारत खारजा ने भी आज वाज़ेह तौर पर इस तोस्का जो बहरी जहाज है
हाँ जी, उसमें इसको बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया चाइना ने। उन्होंने कहा कि इस पर बड़ा तो सख्त शदीद मौक़िफ़ तशवीश है, इस तरह तो चाइना की। मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अली फुरकान साहब, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, कैसे ये मामलात तय हो जाएंगे? और फिर ये जो मुंजमद असासें हैं उसकी वापसी कैसे हो सकेगी? कैसे इसको मेक श्योर किया जाएगा? लिबनान जंग बंदी कैसे हो सकेगी? ये बहुत सारे मामलात हैं जो इन्हीं मुज़ाकरात के पॉइंटर्स हैं। पीछे देखें असलान साहब, तो इसी तरह की मुश्किल सूरत हाल हमें दिखाई देती थी पहले राउंड में, जब ईरान ये कहता था कि हम सीज फायर नहीं चाहते, हम मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। इसी तरीके से वो कहते थे कि हम बराह रास्त बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका की शराइत अगर आप उस वक्त की देखें तो ऐसे ही लगता था कि बहुत मुश्किल है। इवन कि जब ये मुआहिदा हो गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया और कहा कि लेबनान और बाकी जगहों पे भी जंगबंदी जो है वो इसका माहिदे का हिस्सा है, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये तो हमने नहीं बात की थी। इजराइल ने उसकी खिलाफवर्जी शुरू की, लेकिन फिर चीजें आगे बढ़ी, दोबारा बातचीत होती रही, ये चैनल्स काम करते रहे और लेबनान में भी सीज फायर का बंदरामद हुआ। यही नहीं बल्कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो कि अमेरिका की पहले शर्त थी, पहले राउंड से पहले वो कहते थे कि हमें ये खुलना चाहिए ईरान को, उनकी प्री कंडीशन थी ये, वो भी जो है वो पाकिस्तान ने फिर जो है वो कोशिश की। आपने देखा कि हमारे आर्मी चीफ जब वहां थे तेहरान में, तो उस दौरान ही जो है उन्होंने ये ऐलान किया कि उसको खोल दिया गया तमाम तर जो है वो मूवमेंट के लिए, फ्री मूवमेंट जो है वहां पे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरानियन की तरफ से हो गई। ये चीजें यकीनन जो है वो दो वाकयात ऐसे आ गए जिन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा मुतासर किया। लेकिन जिस तरीके से बुखारी साहब कह रहे थे कि बहुत पुरुमीद है, न सिर्फ पुरुमीद, हमें पाकिस्तानी हुकाम हमें ये बता रहे हैं कि अभी तक उन्हें जो है बाज़ाब्ता तौर पे ईरान की तरफ से ऐसी कोई पैगाम नहीं मिला कि वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि इसका इंतजार किया जा रहा है। यकीनी तौर पे भी ईरान की तरफ से ये अपने आने का उनको वक्त और उसका आगाह नहीं किया गया। इससे पाकिस्तान में कुछ तशवीश आप कह सकते हैं कि यकीनन है, लेकिन पाकिस्तानी पुरुमीद है, न सिर्फ पुरुमीद है बल्कि वो ईरान के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जो हुकाम है उनका ये कहना है कि दीगर जो दोस्त ममालिक है वो भी ईरान के साथ राब्ते में है, और ये चीजें जो है वो आगे बढ़ेगी। जिन अमूर का आपने अहाता किया है, ये इसलिए मैंने आपको पिछला बताया कि वो भी तकरीबन इसी तरह मुश्किल सूरत हाल लगती थी, लेकिन वो मराहिल हमने वक्त के ऊपर आने पे उनको क्रॉस किया, उनको तय किया, आगे बढ़े। ये भी इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तानी जो हुकाम है उनको उम्मीद है कि इसको भी आगे जो है वो अबूर कर लेंगे। सईद रेड साहब, बन गया है माहौल बातचीत का, या आपके मुताबिक अभी मामलात ऐसे हैं जो शायद कहीं, क्योंकि जो इत्तलात हैं वो मुतजाद हैं, अभी दोनों हजरात जो बड़े सीनियर हजरात हैं, चीज़ों पे बड़ी गहरी नजर है, उनके मुताबिक चीज़ें बेहतर हैं, बैकडोर पे मामलात चल रहे हैं, पिछले चैनल्स पे बहुत ज़्यादा बात हो गई है, चीज़ों को तकरीबन आगे बढ़ा दिया गया है। ईरान की तरफ से एक ज़ाहिर रेजिस्टेंस आई है, कार्गो जहाज़ है, दीगर मामलात है, क्या ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के मुज़ाकरात पर जो पॉइंटर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी क्रूशल टाइम पर हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जंग रुक रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती है, कोई भी लचक दिखाने को शायद तैयार नहीं है या है, इस पर क्या आपका क्या स्टांस है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैं एग्री करता हूँ कि टास्क तो होंगे, यानी इसके चांसेस तो बहुत कम है कि टास्क ना हो। और उसकी वजह यह है कि अब जो स्टेक्स हैं, अब आपको पता है कि अमेरिकन डेलीगेशन तो निकल चुका है वहाँ से, और उसके बाद वो यहाँ पे लैंड कर जाएगा आज, और उसके बाद सुबह भी शायद वो आ जाएंगे। उनके जो जेडी वेंस का पता ये चल रहा है कि कल आएंगे, तो कल फिर ईरानियन डेलीगेशन भी आएगा। आपको पता है कि पिछली मरतबा जिस तरह से बात की कि बहुत ही अनसर्टेनिटी थी आखिरी दम तक, तो ये वो सिलसिला इस वजह से है कि दोनों तरफ से बहुत हार्ड बारगेन खेला जा रहा है। और आपको ट्रंप का, जिस तरह आपने कहा कि वो एक तरफ बात करते हैं निगोशिएशंस की और बड़ी उम्मीद दिलाते हैं, तेल की कीमतें नीचे आती हैं, फिर उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह के आ जाता है ट्रंप साहब का कि फिर लगता है कि जंग अब जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद हमें ये है, सबको उम्मीद है कि ये निगोशिएशन होंगे। इसमें एक और बात जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मैं ज्यादा उम्मीद हूँ, वो ये कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर उसके बाद जो सिनारियो होगा वो ज्यादा खतरनाक है और वो सबके लिए बहुत ज्यादा नुकसानकार है। लेकिन इसमें सिर्फ एक कंसर्न थोड़ा सा मुझे है, क्योंकि जो ईरानियन पॉलिसी है उसमें आपको पता है कि मार्टायरडम वाला जो सिलसिला है वो हमारी तरह प्रैग्मेटिक उतने नहीं है, और ये एक प्रॉब्लम उनका एक रहा है कि वो फिर आखिर में कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो ये ना हो कि वो आखिरी दम पर बिल्कुल गिव इन ना करें, और लेकिन उनको मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल
होता है वो अपने लोगों की जिंदगियां बचाना और अपनी जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करना, वो आप जो है वो उनके ऊपर कुर्बानी नहीं दे सकते। और इस तरह से जो हार्ड लाइन लेके आप अगर फॉर एग्जाम्पल उसके बाद जो उसका रिएक्शन आएगा, जो अमल होगा, वो फिर भुगतना तो ईरान के अवाम नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में ईरानियन पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में जरूर होगा। और इसी तरह से ट्रंप के भी दिमाग में होगा कि अगर वो जंग बंदी नहीं हासिल कर पाते और यहाँ से वो दोबारा ईरान को अटैक करेंगे, तो वो अटैक भी कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जो इंटरनेशनल सिनारियो है वो सारी ट्रंप के खिलाफ है, और लोकल जो सिनारियो है वो भी ट्रंप के खिलाफ है। गल्फ तो में भी ट्रंप सोच को बड़ी भी उसका चेंज कोई हो फायदा रही नहीं। है सईद रेड साहब, गल्फ के अंदर भी सोच बड़ी तब्दील हो रही है और गल्फ में भी अड्डों को लेकर बात शुरू हो गई है। वहाँ के अपने हम देख रहे हैं टेलीविजन चैनल, अखबार जो पहली बार इस पर बात कर रहे हैं, और शायद वहाँ की अपनी लीडरशिप में भी इसके ऊपर बड़े मामलात उठ रहे हैं। एक ज़रा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ज़रा बात करेंगे इस पर कि किन मामलात के ऊपर लास्ट टाइम पर डेडलॉक कह लें या रुकावट आई थी, क्या वो मामलात से अब बात आगे बढ़ गई है, उन पॉइंटर्स को लेके जो मामलात थे वो पीछे रह गए अब आगे आ गए, या असासों का मुंजमद होना, लिबनान जंग ठीक हो गया, लिबनान जंग पे बात हो सकती है, असासों को जो मुंजमद असासे हैं उनको कैसे फाल किया जा सकता है, उनकी वापसी कैसे हो सकती है, ट्रेड के चैनल्स को कैसे खोला। ऑब्वियस है जब ट्रेड का चैनल खुलेगा तो जंगबंदी की सूरत हाल वैसे ही सामने आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा क्या पॉइंटर्स हैं जिस पर बात हो रही है या हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आप बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर सज्जाद साहब, क्या निकात हैं जिस पर बात रुकी थी और क्या निकात हैं जिस पर बात शुरू हो सकती है? देखिए 10 नुकात में तो बहुत सारे नुकात पर इत्तेफाक राय पाया गया है, लेकिन इसमें 2-3 बड़े अहम नुकात है जो मैं आपको गोशगुजार करना चाहूंगा। ईरान का एक बड़ा वाज़ेह मौकिफ था कि हमें जो है वो कंपनसेशन चाहिए, और जो नुकसानात हमारे हुए हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया या तबाह किया गया है, उसका हमें मुआवजा अदा किया जाए। लेकिन उसका एक मतबादिल जो था वो अकाउंट्स जो थे जो कि फ्रीज किए गए थे यूएस की जानिब से, मोहतात अंदाजे के मुताबिक मोर देन $20 बिलियन की ये रकम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम किसी किस्म का कोई मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो अहम चीज है वो है यूरेनियम की अफसूदगी। अब उसमें आईएईए का एक रोल जो था, उसको रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन आईएईए की जो खामोशी है उसने ईरान को भी मजबूर कर दिया। और आपको याद भी होगा कि ईरान की पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस डिसीजन इस पे लिया था कि हम आईएईए के साथ तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, हमारे पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसकी हमें श्योरिटी नहीं देता। तो अब यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसकी थर्ड जो कैटेगरी है उसके हवाले से तो ईरान ने बड़े वाजे तौर पर जो है वो बता दिया है कि हमें कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम इससे कोई न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी यूरेनियम अफसूदगी एनपीटी पे साइन करने वाला मुल्क, तो हमारा जो ये आईनी हक है इससे हमें महरूम करने की जो कोशिश की जा रही है वो हम कतई तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक डेडलॉक जो है वो बरकरार रह सकता है। स्टेट ऑफ हुर्मस के हवाले से भी ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पाकिस्तान के कहने पे। आपको याद होगा हमारे फील्ड मार्शल का 3 रोजा दौरा था ईरान का। ईरान में उन्होंने खातिमुल अंबिया जो हेडक्वार्टर है वहां का दौरा किया, सदर मसूद पज़ेश्कियान से उन्होंने 1-on-1 मुलाकात की, स्पीकर जो पार्लियामेंट है उनके बाकिर कालिबाफ उनसे उन्होंने मुलाकात की, फिर उनके वजीर खारजा जो है अब्बास चिरागची उनसे भी मुलाकात की, और उसके बाद आपने देखा कि अपनाए हुर्मस को खोल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ईरान अमेरिका के इस अमल को, जिस तरीके से उसने समंदरों की नाकाबंदी की है, उस पर बरतानिया बशमूल ईरान, रूस और ये तमाम ममालिक जो हैं वो इसको एक बहरी कजाकी जो है उसके तौर पर देख रहे हैं। तो अब ये जो दहशतगर्दी का एक नया जो अटेम्प्ट है जो अमेरिका की जानिब से जिसे कहा जा रहा है और उसको एडमिट भी किया जा रहा है, और धौंस और धमकियों का सिलसिला भी जारी है, तो मैं ये समझता हूँ 2 से 3 चीजें जो है वो डेडलॉक की वजह बनी है। उसका कोई मतबादिल जो है, ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इसका कोई मतबादिल हल भी तलाश किया है, और एक और मुसव्विदा अमेरिका की जानिब से ईरान को फराहम किया गया है, जिसमें उम्मीद है और कभी इम्कान ये है कि अमेरिका ईरान उस पर आ सकता है। लेकिन मेरी अदना सी बहसियत तालिब इल्म बैनुल अक़वामी उमूर का, मुझे ये लगता है कि ईरान अपने तशख़्ख़ुस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और ईरान अपनी सॉवरेनिटी पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मसला जो था, जो उसको एक खौफ था, खौफ इस तरह का था कि आपके सामने जो कोशिशें की गई थी, कुछ उसमें जाने भी गई, तो उनको एक खतरा ये मौजूद था कि खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी साजिश ना हो, या जो इस वक्त मुसाद और सीआईए का जो नेटवर्क है वो कहीं ऐसा ना हो कि अवाम को उकसा दे और कोई रिजीम चेंज का खतरा। लेकिन अब तो वो रिजीम चेंज का
खतरे की बजाय अब तो ईरानी अवाम सड़कों पर आकर जो है वो हुकूमत के हक में नारे लगा रही है। तो अब ईरान बैकफुट पर नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है। ईरान ने जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, शायद ईरान, पाकिस्तान ना होता इसमें सालिश तो शायद ईरान ये फ्लेक्सिबिलिटी भी कभी नहीं दिखाता। ठीक है, उसने आपके ब्रादर मुताबिक इस्लामी ईरान मुल्क को अब बैकफुट पे नहीं आने, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात होने हैं अली फुरकान साहब, और मुज़ाकरात के लिए किसी एक को किसी न किसी मामले में बैकफुट पे जाना ही पड़ता है। अगर ईरान बैकफुट पे नहीं आता तो मुज़ाकरात के पॉइंटर्स में क्या है ऐसा जिसमें रद्दोबदल हो सकता है? अमेरिका कह गया था, जेडी वेंस कहकर गए पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ कि कुछ मामलात हैं, खासतौर पे यूरेनियम है उसको लेकर है। सबसे इंपॉर्टेंटली प्रॉब्लम्स में दो तीन चीज़ें, एक जो मुंजमद असासे हैं, यूरेनियम की अफजोदगी उस पर कमी है। तीसरा मामला ऑब्वियस है कि जंगबंदी की कोई गारंटी, कोई श्योरिटी होनी चाहिए। असलाम साहब, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक को पीछे हटना पड़े, दोनों को पीछे हटना जो है वो अपने जो उनकी रेड लाइंस है उनसे पीछे हटना होगा। और आप देखिए कि दोनों हमें आमादा दिखाई देते हैं किसी न किसी सूरत में कि वो अपनी उन पहले वाले मौकफ से जो उनके पहले मुतालबात थे उनसे पीछे हटते हुए हमें दिखाई देते हैं। आप ये देखिए, इसके बावजूद अभी के जिस तरीके से बताया बुखारी साहब, देखिए एक नया प्रपोजल जो है वो अमेरिका की तरफ से हमारे आर्मी चीफ लेके गए थे, और ये उससे मुख्तलिफ प्रपोजल था जो कि जेडी वैंस यहाँ छोड़ के गए थे जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो खत्म हुआ था। तो उसके ऊपर भी जो ईरानियन चीफ नेगोशिएटर हैं कालीबाफ, उन्होंने एक बयान में उन्होंने ये कहा कि उसमें भी अभी बहुत सारा गैप पाया जाता है अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो यकीनी तौर पे वो गैप जो है वो जब बैठेंगे तो उसको दूर किया जा सकेगा, और उसमें इम्कानात मौजूद हैं कि दोनों सूरतें जो है वो कुछ लचक का मुजाहरा करेंगी, जिस तरीके से उन्होंने पहले लचक का मुजाहरा किया। और उन्हीं के बकौल 80% से ज्यादा मामला जो है वो तय हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ईरानियंस ने कहा, ये जो है वो अमेरिकन ने कहा, जिन्होंने ये जो पहले दौर के मुज़ाकरात के हिस्साकार थे। तो बाकी जो 20% है उसके ऊपर भी जो है वो चीजें जो है वो हो सकती हैं। फार्मूलाज मौजूद हैं, आपके पास पुराने चीजें भी मौजूद है। JCPOA का जो माहिदा था उसका एक मॉडल मौजूद है, जो ओमान में मुज़ाकरात होते रहे उसका एक मॉडल मौजूद है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो न्यूक्लियर को लेकर पहले से तय थी। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को लेके जो है वो ज्वाइंट उसकी मॉनिटरिंग का प्रपोजल जो है वो मौजूद है, जिसको एक्सेप्ट एक तरह से कर लिया गया दोनों तरफ से, उसके ऊपर रजामंदी पाई जाती है। तो ज्यादातर चीजें जो है मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। और जिस तरीके से ये पिछले दौर में बहुत सारी चीजों में हासिल हुई थी अचीवमेंट, ये दौर जो है वो बाकी बकिया जो नुकात है उसमें भी जो है वो चीजों को आगे लेके जाने में मददगार साबित होगा। अच्छा सईद साहब, अभी एनपीटी का जिक्र हुआ, सीटीबीटी हम इससे पहले सुनते रहे जिसके अंदर टेस्ट बैन होंगे, अब ये एनपीटी का मामला है। अच्छा, ये भी 68 से चला आ रहा है, कुछ ममालिक हैं जिन्होंने इस पर कभी साइन नहीं किया, उसमें हम भी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी पासदारी कैसे हो सकती है? बड़े मुल्क तो धमकी दे रहे हैं, जैसे अमेरिका है वो तो धमकी देता है, और उन्होंने एक तहजीब ख़त्म करने की बात की थी, और जाहिर है कि वो सीधी सीधी एक न्यूक्लियर धमकी दी। जबकि इसके साथ चाइना, फ्रांस, रशिया है, यूके है, जो कहते हैं जी कि एनपीटी जो है उस पर अमल दरामद होगा। कैसे होगा इन मुआहिदों पर अमल दरामद, जबकि दुनिया में दो तरह की डिवीजन्स हैं, एक तो आपकी जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, अभी अनअनाउंस्ड हैं। आप कैसे इन सारी चीज़ों पर अमल करा सकते हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें यानी ये जो आप बात कर रहे हैं, हायरार्की तो मौजूद है, और जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके लिए एनपीटी पे अमल करना ज़्यादा मुश्किल है। जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उन्होंने तो न्यूक्लियर अचीव कर लिया है, और वो एक तरह से उसमें यानी उनको प्रॉब्लम वो उस तरह से नहीं है। अब ईरान एनपीटी साइन पहले से है, और ईरान इसी वजह से कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई भी नहीं है। अच्छा, इस वजह से मुझे एक लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि अगर उनका अब स्पेशली जब सूरत हाल जब यहाँ पे पहुंची है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईरान सोचेगा उस तरफ के न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकायदा वेपन्स की तरफ वो जाए। तो उस सूरत में जो बाकी जो बच जाती है पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली, तो उस पर जो जिस तरह से ईरान के अमेरिका की तरफ से आया कि फिर अगर आपका पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो फिर जमीन के अंदर ना करें, जमीन के बाहर आप जो भी रखना है अपने जमीन के बाहर रखें, एक कंडीशन ये है उनकी। दूसरा, मेरे ख्याल में मटेरियल का बहुत सब बड़ा इशू है कि जो इनरिच मटेरियल है वो कहाँ जाएगा। अब उसकी पोजीशन जो है वो क्या जो है वो ईरान राजी होगा कि किसी को दे। ईरान का ये था कि हमारी एक तरह से जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो उस पर मेरे ख्याल में एक बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि शायद रशिया पहले से उस पर बिलिंग है, रशिया ने भी कुछ उस पर और भी बातें की हैं,
तो रशिया भी हो सकता है। उसमें एक बात ये भी आ रही है कि ईरान जो है वो विलिंग है कि किसी मुस्लिम कंट्री को वो दे और नॉन मुस्लिम कंट्री को ना दे। और उसमें फिर पाकिस्तान की भी बातें आ रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान तो राजी हो जाएगा लेकिन इसमें क्या पाकिस्तान राजी होगा? ये बहुत बड़ा इशू मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है मेरे हिसाब से न्यूक्लियर के हवाले से, वो जो है वो इनरिच मटेरियल की पोजीशन का होगा कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत उसको अमेरिका के हवाले करने पे राजी नहीं होगा। और वो और बनता भी अमेरिका नहीं है, जो वो तो चाहता है सब वो अपने पोजीशन में चाहता है। वो तो खुद मुख्तारी पर मामला आ जाएगा, जाहिर है वहां पर ही तो डेडलॉक आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पे कोई एक कमेंट आपका? देखिए, अभी फुरकान साहब भी बात कर रहे थे जी कि दोनों फरीकैन को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और बैकफुट पर भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल, नो डाउट, जब तक आप बैकफुट पर नहीं गए तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। दो तीन अहम नुकात हैं जिसपे, लेकिन मैं फिर आपको यही बात कहूंगा कि ये मेरा अपना एनालिसिस है। और ईरान के पिछले ये जो 38 दिनों की जो जंग है, 18 फरवरी को शुरू होने वाली, मैं समझता हूं कि ईरान के रिस्पॉन्स से और ईरान के मौकिफ से मुझे कहीं नहीं लगता कि वो अपना यूरेनियम जो है वो किसी भी मुल्क के हवाले कर सकता है। ये मेरी राय है जी, कि वो नहीं करेगा, क्योंकि यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम इज समथिंग एल्स, न्यूक्लियर एनर्जी इज समथिंग एल्स। अगर तो वो अपनी किसी एनर्जी पर्पस के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करता है तो वो उसका एक आईनी हक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका एक चार्टर, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से लेकर फिर आपका एनपीटी जिसकी आप बात करते हैं, ये IAEA का अपना जो है, ये उसके तले जो है वो उस पे एक मखसूस मिकदार में अपनी एनर्जी सेक्टर के लिए, और उसकी कौमी सलामती का ये इशू है, डेफिनेटली है। कल कोई भी मुल्क आएगा फिर कहेगा कि जी अपना बैलिस्टिक में प्रोग्राम का मिसाइल जो है वो आप किसी और मुल्क को दे दें। फिर कल वो कहीं कहेगा कि जनाब आप अपनी एयरक्राफ्ट किसी और मुल्क को दे दें। फिर वो कल कहेगा कि जी आप स्टेट ऑफ हॉर्मस किसी और मुल्क के हवाले कर दें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एक हद तक, एक मखसूस मिकदार तक जो है वो अमेरिका इजाजत ये तय दे कैसे होगा? फिर सकता ये है। मामला कैसे तय होगा? दोनों तरफा ये मामला कैसे तय हो सकता है? देखिए, मामला तय हो सकता है, मामला इस तरह तय हो सकता है कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, ये हमें समझ जानी चाहिए। हमारे कुछ नादान दोस्त इस बात को नहीं समझते। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तारीख में 47 साल में कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम नहीं दे सका जो मैंने सरअंजाम दिया। बिल्कुल इन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया है। इन्होंने घुटने टेक दिए, इन्होंने अपनी जो हार है उसको तस्लीम कर दिया। इनको पता ही नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मस पे जो है वो ईरान अपनी टेरिटरी 33 किलोमीटर पर जो है वो उसको कैप्चर कर लेगा, वो नीचे मेरीन माइन बिछा देगा, उसके पास मेरीन और गन बोर्ड्स है, जिसका वो कह रहा है, अमेरिका बार बार खदशे का भी इजहार कर रहा है। तो ईरान ने तो अपना लोहा मनवा दिया, ईरान ने तो ये साबित कर दिया। देखिए, माशरा लड़ता है, आपके वेपन्स जो होते हैं ना, वेपन आपका 40% जगह लेता है, मोर देन 60% जो होता है वो आपका अवाम और सोसाइटी जो होती है उस जंग को लड़ती है। जब आपकी सोसाइटी, एक तहजीब जो है वो स्ट्रांग हो और वो हुकूमत वक्त का साथ दे, तो मैं ये समझता हूं ये इसका इम्पैक्ट 60% बिल्कुल ठीक होता बात है, आपकी बात यानी से आप एग्री एक हूं कि वेपन प्लस स्ट्रेटेजिक आपका स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर पूरी जंग का एक हिस्सा बना। अच्छा, मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। जब ब्रेक से आते हैं तो बात करेंगे क्या वाकई में मगरिब एक नए ब्लॉक की तरफ है, दुनिया में नई सफबंदी हो रही है, ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं, चाइना रशिया का रोल क्या है, पाकिस्तान का रोल सबको नजर आ रहा है, इन दो का रोल क्या है? वापस आते हैं ब्रेक से। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अली फुरकान साहब, अभी सजाद बुखारी साहब ने और सईद रेड साहब ने जो एनरिच न्यूक्लियर या अफजूदगी है यूरेनियम की, उस पर बड़ी डिटेल बात की, और बिल्कुल ठीक है, इस पर दोनों ममालिक कोई ना कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं और ये हो सकता है। जब ईरान कह ही रहा है कि हमें नहीं बनाना है कोई न्यूक्लियर वेपन या हथियार, तो फिर उस पर कोई और फॉर्मूला आ सकता है सामने। दूसरा, ये नई सफबंदी वाकई हो रही है, मगरिब वाकई एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ खड़ा है, कोई ऐसी हकीकी रीजन है इसकी? एक तो देखिए 60% जो है वो मेरे ख्याल में ईरान कभी नहीं चाहता था कि वो अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को इस हद तक लेके जाए। अगर JCPOA का माहिदा रहता तो ईरान की ये ख्वाहिश कभी भी नहीं थी, क्योंकि 60% जो है वो बहुत ज्यादा होता है और सिंपल पर्पस के लिए इतना ज्यादा सतह पे इसकी जरूरत नहीं होती। तो ईरान को इसमें मसला नहीं होगा कि वो 60% से उसको जो है वो नीचे लेके आए, जो उसके पास पहले से मौजूद है उसको, क्योंकि इसकी उसको जरूरत नहीं है खासतौर पर सिविलियन पर्पस के लिए। तो दूसरा, इसके हवाले से इदारे मौजूद हैं, न सिर्फ कुछ मुल्कों ने ऑफर कर रखी है, बल्कि ताजिकिस्तान में एक इदारा है जो कि बाकायदा सिर्फ
न्यूक्लियर जो इनरिच न्यूक्लियर है उसको रखने की जो है वो सर्विसेज देता है। तो इस किस्म की चीजें मौजूद है, ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी डिस्कशन में है। ये कोई मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कुछ न कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जो आपने बात की है, यकीनी तौर पे इस वक्त तकसीम बहुत ज्यादा है, न सिर्फ मगरबी ऑर्डर में, बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी हितों में भी जो है वो काफी तकसीम पाई जाती है। लेकिन अभी ये बहुत जल्दी होगा कि हम दुनिया का कोई नई शक्ल जो है वो सामने रख सके, जब तक कि ये जंग की सूरत हाल जो है उसका कोई कहीं जो है वो एहतताम या कहीं कोई आता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप देखें इस वक्त की अगर सूरत हाल से भी देखें तो आपको लगता है कम से कम खित्ते का ऑर्डर जो है वो तब्दील हो चुका है, हमारे खित्ते का ऑर्डर। लेकिन ये ऑर्डर किस शक्ल में जाके बैठता है, ये जब ये सूरत हाल जो है अमेरिका और ईरान की ये किसी सूरत बैठेगी तो उसके बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। लेकिन तकसीम जो है वो मगरिब में भी खासी नजर आ रही है। न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के अंदर तकसीम जो है वो पाई जाती है, जो है इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जो मामला थे नेटो को लेके, बाकी उसमें भी जो है वो खासे फासले जो है वो आ गए। तो एक ऑर्डर जो है वो शायद लग रहा है कि दुनिया का बदलने जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान अपने आप को इस खित्ते में और दुनिया में एक बेहतर जगह पे प्लेस कर रहा है इस बदलती सूरत हाल में, जो कि काफी जो है हद तक हौसला अफजा है। जो भी ऑर्डर बनेगा पाकिस्तान की पोजीशन यकीनी तौर पे बेहतर होगी। जो भी ऑर्डर बने पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी। डॉक्टर सजाद साहब जरा ये बताइए, गल्फ में तब्दीली आ रही है, हम देख भी रहे हैं, सोच में भी तब्दीली आई, अभी हमले भी हुए, बहुत सारा कुछ हुआ, सब कुछ होता रहा, लेकिन मामलात को बड़े बुर्दबारी और तहम्मुल से पाकिस्तान भी डील करवाता रहा, वो लोग भी डील कर, अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका को लेकर उसने अपनी सुपर पावर को खुद चैलेंज करवाया है। जो चाइना और रशिया के बहुत सारे एनालिस्ट हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ, वो इस पे बात कर रहे हैं। रोल ऑफ रशिया और चाइना क्या है इस वक्त, क्या है? देखिए, आपने बड़ा एक आम सवाल किया था अभी, और आपने ये कहा था क्या क्या वाकई दुनिया जो है वो बदल रही है, नई सफबंदियां हो रही हैं, नई फॉर्मेशन हो रही हैं। देखिए, हुई आपके सामने ऑकस स्क्वाड, कितना कंट्रोवर्शियल रहा, उसके अंदर सबमरीन माइंस मांगी गई, किस मुल्क ने मांगी, क्या कुछ हुआ। इसी तरीके से अब जो यूरोप आपको तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है, उसका एक पस मंजर है। अब यूरोप किसी सूरत में भी अमेरिका का इस जंग में साथ नहीं दे सकता, ये उसकी मजबूरी है। वो अपनी 40% एनर्जी जो है वो रूस से पूरी करता है, चाइना की मदद उसको दरकार होती है। तो वो कैसे जो है वो इस अपनी ट्रेड को और अपना जो फ्यूल है या अपना ईंधन है उसको कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, अपने वीट को कैसे वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। इवन के आपको याद है यूक्रेन वार में भी यूरोप का बड़ा सख्त मौकिफ जो था वो खुलकर सामने आया था। लेकिन मैं थोड़ा सा अरसलान साहब, मैं जो वो पहले रेशियो एक निकाल रहा था ना, देखिए एक पस मंजर मौजूद है, वियतनाम का पस मंजर मौजूद है, फिर आप इब्राहिम लिंकन से आप ले लें, उनको भी जो है आइन मुअत्तल करना पड़ा, कितनी तगोदो करनी पड़ी, हिरोशिमा नागासाकी पे बम बरसा दिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेकर इराक पे चढ़ाई कर दी, अफगानिस्तान में जनाब उसामा बिन लादेन, फिर उनको वहां से विड्रॉल करना पड़ा। अमेरिका की तारीख भरी पड़ी है नाकामियों से, कोई एक कामयाबी भी उसके तसलसल को अमेरिका बरकरार नहीं रख सकता। और ये एक और बड़ी गलती की है जो कि एक तारीखी बड़ी गलती होगी, वो कैसे? एयर स्ट्राइक्स के जरिए आप 40% उनकी जो है तंसीबात को तबाह कर सकते हैं। यानी आप पूरे 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो उनका अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोग्राम है, जो उनके सीक्रेट जो मिशन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको बिल्कुल ग्राउंड फोर्सेस उतारनी पड़ती हैं। अगर आप उस पूरी तहजीब को, आप वियतनाम में नहीं तहजीब को खत्म कर सके, आप जापान की तहजीब को आप नहीं खत्म कर सके, आप इतनी पुरानी हजारों साल तहजीब और 10 करोड़ लोगों को आप खत्म कर देंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है फेस सेविंग है। अमेरिका अपनी साख बचा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी पर्सनैलिटी जो है उसमें एक ज़ायनिस्ट बन चुके हैं, और वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट तो पहले ही थे। अब वो मुख्तलिफ अमरीकी जो माहिरीन है वो ये समझ रहे हैं कि ये साइको डिसऑर्डर्स का मामला चल रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से शिद्दत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अमेरिका को एक किनारे पे लाके खड़ा कर देंगे। पहले मैक्सिकन के साथ आपके 36 का आंकड़ा चल रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ आपका एक बहुत बड़ा बिल्कुल ठीक बात है, मोदोरो को उठा के ले आए वहां से, वेनेजुएला से, वहां पर आप उनके तेल पे कब्जा करते हैं, उनके वजीर आजम को उठा के गिरफ्तार करके उनके एरिया को लाकर जो है वो अमेरिका में कैद कर देते हैं। तो ये जो बदमाशी का सिलसिला है ये थमेगा, ये रुकेगा। और नेटो ममालिक भी अब उन्होंने भी भांप लिया है
कि अमेरिका का साथ देना जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बिल्कुल ठीक हो बतराने गया पे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। सईद रेड साहब प्लीज, ये कोई नई सफबंदी, इसकी कोई खास शक्ल नजर आ रही है आपको? जी शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें जिस तरह से बात हुई है तो मेरे ख्याल में जो पुराने अलायंसेज हैं वो तो टूटते हुए हमें बिल्कुल नजर आए हैं, और नेटो बिल्कुल एक तरह से आपको टूटता नजर आया है। यूरोपियन यूनियन का जो अमेरिका के साथ अलायंस है वो टूटता हुआ नजर आया है, और ये भी नजर आया है कि जो यूके जिस तरह से बिल्कुल एक तरह से खड़ा होता था हमेशा अमेरिका के साथ, अब वो यूके भी इवन अमेरिका के साथ उस तरह से खड़ा नजर नहीं आया है, और वो भी यूरोपियन यूनियन की तरफ वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक नई सफबंदी, तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि वो हो रही है, और उसमें अमेरिका जो है वो थोड़ा सा तन्हा होता जा रहा है। मेरे ख्याल में जो पॉलिसीज ट्रंप ने की हैं उसने अमेरिका को बहुत मुश्किल सूरत हाल अच्छा, मैं में अगर डाल आपसे दिया है, एक लफ्ज और में इसका ये जानना चाहूँ एहसास सईद रेड साहब, अमरीकी सदर, उनके ख्यालात और अमरीका बतौर मुल्क उसकी पॉलिसी, ये दो अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? मेरे ख्याल में ये लाजमी बात है कि इनमें थोड़ा सा फर्क जरूर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो अमेरिका की जो इस वक्त पॉलिसीज हैं उस पर अमेरिका के अंदर से भी बहुत बड़ी आवाजें उठ रही हैं, और जिस तरह से बात हुई कि साइको प्रॉब्लम है ट्रंप के साथ, ये सिर्फ जो है हम बाहर वाले नहीं कह रहे, लेकिन अमेरिका के अंदर से भी आवाजें हैं कि जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं वो उनका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और उसकी वजह से अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका अपने अलाइज लूज कर रहा है। अमेरिका जो है वो चाइना के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है जिसमें चाइना के लिए बहुत आसानी पैदा हो रही है, रशिया को बहुत फायदा हो रहा है। तो मेरे ठीक हो ख्याल में गया। ये बिल्कुल एक क्लियर थिंकिंग अच्छा, यही अमेरिका के चीज अंदर अगर मौजूद मैं है कि यही ट्रंप चीज की अली पॉलिसी फुरकान साहब, इसमें नहीं है। अमरीकी सदर, उनके ख्यालात और अमरीकी पॉलिसियां दो अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? देखिए, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अमेरिका में जो पॉलिसी चल रही है वो तो वही चल रही है जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं। इस वक्त ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं रखता कि रिपब्लिकन क्या सोच रहे हैं, उनकी कांग्रेस क्या देख रही है। इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, अमेरिका जो लेके चल रहा है वो वही चल रहा है जो ट्रंप चाह रहे हैं, जो ट्रंप चाहते हैं, जो ट्रंप सोच रहे हैं। इस वक्त तक तो वो है, लेकिन ये सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। आप देखिए कि बहुत कम मार्जिन से जो ईरान की जंग है उसके हवाले से वोट जो है उसमें कामयाबी ले सकी प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये सूरत हाल आगे बढ़नी है। 90 दिन के अंदर उन्हें कांग्रेस में जो है वो जाना है, इसकी अप्रूवल लेनी है 90 दिन से के अंदर अंदर। इस जंग को अगर वो जारी रखते हैं तो उसकी अप्रूवल जो है वो बहुत मुश्किल होगी। ऑलरेडी जो इस जंग के खिलाफ एक बिल आया वो बहुत थोड़े मार्जिन से प्रेसिडेंट ट्रंप जूझ सके, बावजूद इसके कि रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है दोनों ईवानों में, सेनेट में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी। ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये तो इस तरफ भी तो हमारी बढ़ रही तवज्जो है। दिलवा दी कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है, कौन से बिल आ रहे हैं, लेकिन पास हुए। बहरहाल ये चीजें भी बड़ी जरूरी थी बात करना इसमें। बहुत शुक्रिया अली फुरकान साहब, थैंक यू सो मच। सईद रेड साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सजाद बुखारी साहब थैंक यू सो मच। कल फिर होगी नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।